लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यूज खत्म किए थे और एनिमल टिश्यू का एक चार्ट बनाए थे जिसमें अपन 4 टाइप के टिश्यूज देखे थे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। याद है? फिर नाम लिख के छोड़ दिया था कि बाकी जो मैं और दिखवाया था अलग अलग टिश्यूज के नाम नहीं लिखाए गए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो मेन हेडिंग डाल लो फर्स्ट, ये वाला नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो हर टिश्यू का कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे ना, तो नंबरिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, these are just like the protective tissue of plants, epidermis। ठीक है, हाँ ये एनिमल टिश्यू। अरे ये प्लांट टिश्यू के जैसा कौन सा टिश्यू ये बता रहा हूँ। प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस पढ़ते थे ना, उसके जैसा ही है। जो फंक्शन एपिडर्मिस का प्लांट्स में था वही फंक्शन इसका एनिमल्स में। क्लियर है? लिखेंगे इसके बारे में। These cover all the organs, 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 all the organs externally, 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 and also lines the, and also lines the, and also lines the hollow organs internally, also lines the hollow organs internally। मतलब ऑर्गेन्स का बाहर एक्सटर्नल कवरिंग तो है, बट जो ऑर्गेन्स इंटरनल है और अंदर से खोखले हैं मतलब हॉलो है, उनका भी अंदर का कवरिंग लेयर वो एपिथेलियल टिश्यू का होगा। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन। कहां कहां प्रेजेंट है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, कॉमा लाइंस माउथ, लाइंस माउथ, माउथ के अंदर भी जो अंदर जो भी लेयर है ऊपर टॉप लेयर अंदर का वो पूरा एपिथेलियल टिश्यू है। कॉमा बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है ये पूरा माउथ, जबड़ा, जॉ, ये पूरा कैविटी को बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, कॉमा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद है किसी को? स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, देन इसोफेगस, फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक, फिर पेनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, लास्ट पॉइंट एनस। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एलिमेंट्री कैनाल का अंदर का पूरा लाइनिंग हॉलो है, तभी तो खाना अंदर से जा पा रहा है ना। तो वो पूरा लाइनिंग आपका एपिथेलियल टिश्यू का होगा। क्लियर है? कॉमा किडनी, किडनी ट्यूब्स, किडनी ट्यूब्स एक्सेट्रा। लंग्स वगैरह में भी इनर लाइनिंग सब एपिथेलियल टिश्यू की होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट हो गए। एक तो उसका फंक्शन वो कहाँ मतलब क्या करता है, वो एक्सटर्नल कवरिंग, इंटरनल कवरिंग, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कुछ एग्जांपल्स लिखा अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स कैसे होते हैं। इन दिस सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स, इन दीज cells are arranged in one or more layers, cells are arranged in one or more layers। जैसे हमारे स्किन में 3 लेयर्स होती है। ठीक है, हम हमारी स्किन में कितनी 3 लेयर्स। ठीक है, तो
cell are arranged in one or more layers and are so compactly arranged and are so compactly arranged and are so compactly arranged so that there is no intercellular space, so that there is no intercellular, so that there is no intercellular space. आप लोग पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिख रहे हो ना, मैं आपको बस की पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. एंड सो देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस. Stop. Also, cells have the power of division. Also, cells have power of division. Also, cells have power of division. जैसे स्किन का अपर लेयर छिला जाता है तो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है, वापस नॉर्मल स्किन आ जाती है, राइट. मतलब वो स्किन वाला एरिया सेल्स को डिवाइड करके और नए सेल्स बनाया, पुराने सेल्स हट गए, नए सेल्स डेवलप हो गए. ये तभी होगा जब उन सेल्स के पास डिवीजन करने का पावर होगा. एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार, ऐसे डिवाइड होके आपका स्किन वापस से आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखना, दीज आर मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है? दे आर मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. प्रोटेक्टिव टिश्यूज कवर तो कर रहे हैं बट साथ में प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं. ठीक है, याद रखोगे सबका. ये अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं अपन, कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कहाँ पे होते हैं. हम जो यहाँ लिखे ना जनरल, वो तो सारी जगह का नाम लिख दिए अपन यहाँ पे, कहाँ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, पर हर जगह अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लाइन डालेंगे शॉर्ट में, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. On the basis of number of layers, on the basis of number of layers, these are of two types. These are of two types. First होगा simple epithelial tissues. जतिन कैमरा ऑन करने बोला हूं क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. एंड सेकेंड लिखेंगे, ये नॉर्मल नंबर्स दे रहा हूं ना मैं, इनको देखना आप लोग कैसा भी लिखो, नंबरिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड होगा, अगर एक सिंपल है दूसरा कंपाउंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स लिख लो, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. हाँ, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, पहला सिंपल के बारे में लिखेंगे. और सिंपल को सिंपल क्यों बोल रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ये क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका मतलब? अपन क्योंकि डिवाइड किस बेसिस में किए हैं? नंबर ऑफ लेयर्स. अगर एक सिंगल लेयर है, यूनि लेयर है, मतलब सिंपल टिश्यू है, और अगर मल्टीपल लेयर है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है. तो लिखो सिंपल है, these are unilaminar. These are unilaminar. लेमिनेट बोलते हैं ना अपन, लेमिनेशन कराते हैं ना अपन, एक कवरिंग करवाते हैं. तो यूनि मतलब क्या हो गया? वन, एक लेयर है, यूनिलेमिनार, ठीक है. These are unilaminar. That is, cells are arranged in only one layer. That is, cells are arranged in only one layer. That is, cells are arranged in only one layer.
So these are further divided into following types. These are further divided into following types. That is the cells are arranged in only one layer. ठीक है, अभी तो यूनिलैमिनार का मतलब बता रहा हूं मैं ना. That is the cells are arranged in only one layer. हाँ बोलो. These are further divided into following types. These are further divided into following types. These are further divided into following types. ये फर्स्ट लिखेंगे स्क्वैमस, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. Squamous epithelial tissue. Squamous square फ्लैट जैसे सेल्स होंगे. ठीक है, जैसे हाँ टाइप्स. हाँ लिखना है इसमें. In this cells are flat. Cells are flat. Comma polygonal. तो देखो स्क्वामस इसका मतलब ये नहीं सारे स्क्वायर के शेप में होंगे. पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, मतलब किस टाइप का शेप हो सकता है सेल का. पॉलीगनल. ठीक है, पॉलीगनल which fit like tiles in a floor. Which fits like tiles in a floor. Which fits like tiles in a floor. ऐसे एक टाइल दूसरे टाइल से चिपकी रहती है ना, बीच में गैप नहीं होता. देखें कभी यार दो टाइल्स के बीच में. यस सर, बोला कभी देखे गैप टाइल्स के बीच में? नहीं ना, क्योंकि दो टाइल्स आपस में ऐसे चिपकी रहती हैं. जैसे अभी जो दो मैंने सेल बनाए थे वो दोनों आपस से अटैच थे, राइट. तो कोई स्पेस नहीं होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये तो अपन ऊपर ही लिख चुके हैं ना. एपिथेलियल टिश्यू में कहीं पे भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगी. कहाँ लिखे थे? ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखे हैं ना, ये सारे टिश्यूज में लागू होंगे. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे ये हो गया उसका स्ट्रक्चर ना, स्क्वेमस कैसा है. आगे लिखेंगे these are present in ये कहां पे हैं ये वाले सेल स्क्वेमस वाले? alveoli of lungs for exchange of gases. मैं समझना. ये आपका ट्रैकिया आया, दोनों तरफ दोनों लंग्स में चला गया ट्रैकिया, विंड पाइप. ये आपका राइट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग. ये राइट होगा ना, भले बना लेफ्ट में पर ये राइट है ना, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो ऐसे ही निकाल के यहाँ रख दिया. तो ये वाला तो मेरा राइट हुआ ना, और ये लेफ्ट हुआ, और ऐसे उठा के यहाँ रख दिया तो ये राइट भी है. ठीक है, दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग. ठीक है, तो जो भी एयर अंदर आई ना, ट्रैकिया से अंदर आई एयर दोनों में, यहाँ पे और ऐसे फर्दर डिविजन्स होते हैं. देखें अभी, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. और सबके एंड में ना एक छोटा सा बोरी जैसा रहता है, बॉल जैसा, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं. वही है जो ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में देता है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. एक्सचेंज ऑफ गैस. समझ रहे हैं? तो एल्वियोलाई की बॉल जो है ना वो थिन होनी चाहिए, एकदम पतली होनी चाहिए, तब तो ऑक्सीजन पार हो पाएगा ना. मान लो इसी एल्वियोलाई को मैं यहाँ पे जूम करता हूँ. ठीक है, ये एल्वियोलाई, इसकी बॉल अगर बहुत मोटी होगी तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाएगा ना, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. डिफ्यूजन समझते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. और अगर ये बॉल बहुत मोटी होगी तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. समझ रहे हैं?
इसलिए ये वॉल थिन होनी चाहिए। तो आपके जो एपिथेलियल, तभी तो सिंगल लेयर है ना, और ये आपके एकदम थिनेस्ट सेल्स होंगे। क्लियर है? तो इन द दे आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है सबको? पक्का? जी चलो आगे और कुछ ऑप्शन लिखते हैं, एक आध एग्जांपल और कहां कहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। कॉमा डाल के लिखना एक और, इन बोमेन्स कैप्सूल, इन बोमेन्स कैप्सूल of nephrons of kidney of नहीं PIN PH बोला कि PH बोला? हाँ PH, nephrons of kidney। ठीक है, इसको समझना ये क्या होता है nephrons of kidney? किडनी तो समझते हैं ना? किडनी क्या करती है? हाँ यूरिन बनाती है। किडनी क्या बनाती है? ऐसे ही बीन शेप रहता है किडनी का, लाइक दिस। दो किडनी होती है, अगेन कौन सी राइट होगी? ये राइट। ठीक है, इनसे यूरेटर निकला रहता है, पाइप एक एक निकला रहता है। ठीक है, और ये जाके ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, ये यूरिन बनाते कैसे हैं? इनके पास ब्लड आता है, ब्लड प्यूरिफाई होने आता है, और इसके अंदर रहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या रहते हैं? तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, नेफ्रॉन्स। नेफ्रोलॉजिस्ट आर द वन व्हिच डील्स विद द डिसीज ऑफ किडनीज। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग वाले, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? न्यूरॉन दिमाग में है या स्पाइनल कॉर्ड में है, नेफ्रॉन किडनी है। हाँ ना भाई, एब्डोमेन रीजन। ठीक है, नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। तब थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाएंगे और एक कलेक्टिंग डक्ट में रख देंगे। इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पास होकर यूरेटर से नीचे चलता है। ठीक है, तो सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का काम ये हो कि दे देना। कॉल करो नंबर काट लो, मैं कॉल करता हूँ। क्या मैं दे रहा हूँ आपको कॉल लगा? ये लगा दिया मैंने, देखो मिल जाए। हाँ बोल। ब्लड पे डिपेंड करेगा, ब्लड में कितनी इंप्योरिटी है। देखो पानी एक फैक्टर है ना, बट यूरिन में पानी कम होता है। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया ज्यादा होता है। हमको जो स्मेल आती है यूरिन की, एक्चुअली वो यूरिया की स्मेल। तो आपके ब्लड में इंप्योरिटीज ज्यादा है, राइट? तो आपका ये यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो नेफ्रॉन्स क्या है? एक तरह की फिल्टर है। फिल्टर कैसा होता है? हम ऐसा टाइप का कुछ फिल्टर बनाते हैं ना, ये फिल्टर है, और यहाँ हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं और फिर ऊपर से ऐसा डालते हैं, राइट? जो नीचे आ गया उसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह गया उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। ऐसे होता है ना? तो नेफ्रॉन के पास भी ना एक इस टाइप का एक ऑर्गन है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब वो बोमेन्स कैप्सूल में भी ये जो लेयर होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए ना, पतली, तभी तो वो छान पाएगा ब्लड को। हमें क्लियर? तो इसलिए ये वाला जो टिश्यू है, जो पतला सा टिश्यू है, ये बोमेन्स कैप्सूल में भी होता है। समझ गए क्या? हाँ, तो बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पे है? नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स कहाँ पे है? किडनी में। तो वो समझ में आ गया पूरा सेंटेंस लिखा हुआ? हाँ, आप लोग के ऊपर कौन कौन आया है? आप अकेले? अच्छा, आत्मा और काशी। मैडम कहाँ है मुझे? गॉल ब्लैडर तो आपकी किडनी में, सॉरी लीवर में। वो आपके लीवर के जूस को स्टोर करके रखता है। लीवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस, है ना? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। आप जब खाना खाते हैं ना, तो जितना भी फैट है खाने में, फैट समझते हैं ना, उसको बाइल जूस ही है जो ब्रेक करता है।
ठीक है, और वो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, बनाता लीवर है उसको, पर बना लीवर 1 किलो, किडनी 2। अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, समझ में आएगा दोनों। एल्वियोलाई लंग्स में था, नेफ्रॉन्स किडनी में, और न्यूरॉन्स आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंस ऑर्गन्स के हैं। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन को मिक्स मत कर देना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। नेफ्रॉन्स यूरिन बनाता है, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है सेंस ऑर्गन का आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। हाँ, एक ये फंक्शन तो लिख सकते हैं अपन बाइल जूस वाला। अभी तो बताया फैट को ब्रेक करेगा, आपके फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होंगे ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेगा। उस प्रोसेस को अपन एक प्रोसेस का नाम है, मेरे दिमाग में आ गया, मतलब मुंह में आ गया, बाहर नहीं आ गया। ठीक है, तो जिसमें फैट को अपन ब्रेक करते हैं इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, है ना, वो है आपके लीवर का काम। नाम क्या है? 10th में पढ़ाता हूँ मैं, याद नहीं। ठीक है, चलो मैं आप रिकॉल करके बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों लिख लिया ना। हाँ, आगे कॉमा डाल के लिखना और एक आध जगह। इन ब्लड कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ब्लड कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये जो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करता है ना एल्वियोलाई, वो ब्लड कैपिलरीज ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकेंड टाइप का लिखना। ये फर्स्ट हो गया ना, यही सेकेंड कंपाउंड में सिंपल में ही 2 पार्ट है। अभी अपन सिंपल में है ना, अपन सिंपल में लिखे ना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसमें पहला क्या लिखे अपन? स्क्वामस। ठीक है, सेकेंड लिखना क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल टी नाम दे रहा हूं उसको ना, मैं तो ऐसे दे रहा हूं, आप लोग देख लो कैसे दे रहा हूं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें लिखो, इन दिस सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल। सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइड समझते हैं ना, क्यूबॉइड। अब ये फ्लैट नहीं होंगे, है ना, फ्लैट स्क्वायर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, बट क्यूब तो बड़ा 3D स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ हाँ, राशि आज क्लास नहीं है बायो में, आप फिजिक्स अटेंड नहीं किया आज? एक बार फोन करते ना इसको, ये भी बात करके नहीं है मैडम से, मैडम कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई तो संडे को नहीं। हाँ, क्या लिखे? What in the cells are polygonal and cuboidal. They are present in retina of eye, retina of eye, retina of eye, comma, in testes and ovaries, in testes and ovary। अब लिखो फिर मैं करके सारे ऑर्गन्स बता दो कहाँ कहाँ पे क्या काम होते हैं उनके। And in kidney tubes, and in kidney tubes,
वो नेफ्रॉन में सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल नहीं होता ना, नेफ्रॉन्स में आगे जाके अलग अलग ट्यूब्स भी होते हैं। उन ट्यूब्स का काम क्या होता है, जैसे ये आपका नेफ्रॉन का एक बोमेन्स कैप्सूल हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे से यहाँ जो छन के जाएगा यूरिन, वो जाके आपके अलग अलग टाइप के ट्यूब बनेंगे, कुछ ऐसा टाइप का ये ट्यूब बनेगा, फिर जाके वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा सारा यूरिन, ठीक है। तो इन ट्यूब्स का काम क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो यूरिन यहाँ पे निकला है बाहर, अभी ये यूरिन नहीं, अभी इसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है। इसके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसमें मिनरल्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा छन के जो आए हैं नीचे से, तो वो बाहर नहीं जाने चाहिए हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर जाना चाहिए, राइट। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। वाटर जाएगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में जाना चाहिए, ज्यादा वाटर नहीं जाना चाहिए, और मिनरल्स भी बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ये जो ट्यूब है ना, ये सब क्या करेंगे, अगर वाटर मिनरल्स आपके फिल्ट्रेट में ज्यादा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको बाहर जाने नहीं देंगे, यूरिन बनने नहीं देंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत वाटर रहेगा बट नॉट एक्सेस वाटर, यूरिन में ज्यादा पानी नहीं रहता, कम अमाउंट में वाटर रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरे ट्यूब्स है ना, इनमें अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा, उनकी लाइनिंग में, क्लियर है। हाँ ठीक है। अब ये तभी तो देखो ये क्यूबॉइडल है ना, ताकि ये उन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, पानी को एब्जॉर्ब कर सके, फ्लैट नहीं है क्यूबॉइडल, समझ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया किडनी वाला। उसके बाद अपन और क्या लिखे हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी कहाँ होते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना। ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल। जो आपके सेक्स सेल्स बनाते हैं ना, स्पर्म एंड ओवा या ओवा, ठीक है, एग। तो ये हो गए आपके टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या लिखा है, रेटिना ऑफ आई। ये क्या होता है, आई के अंदर एक आपका आपका पर्दा, आंख की स्क्रीन बोल सकते हैं अपन, है ना। हमारी आंख के सबसे लास्ट वाले पॉइंट में एक स्क्रीन जैसा होता है जिसको अपन रेटिना बोलते हैं, जहां एक्चुअली में इमेज बनती है, ठीक है। अगर वो स्क्रीन खराब होगी तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। कान का पर्दा होता है, ठीक है, आंख का स्क्रीन होता है, ठीक है। आप बोलना जल्दी को। एक बार होता है कि ऑपरेट करते समय एक लेंस को बाहर निकाल लेते हैं, होता है कभी कभार, तो उससे भी आप कर सकते हो। ये आपका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले 2 लंग्स मिलके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई थे, अब कुछ कम हो गए, आधे हो गए, तो आपकी एयर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको कम एयर की सप्लाई मिलेगी आपके बॉडी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लिए, थर्ड सी, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये सब सिंगल लेयर है ना, ये सब सिंपल का टाइप्स है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। बिकॉज में सेल्स आर पिलर लाइक, कॉलम से समझ में आ रहा है, कॉलम कैसे होते हैं, बड़े बड़े कॉलम होते हैं लंबे लंबे, तो सेल्स आर पिलर लाइक, पिलर जैसे होंगे, पिलर लाइक, सेल्स आर पिलर लाइक, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। कहां पे होता है ये, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। ये भी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ओवरी से यूट्रस तक को जो जोड़ता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है, पढ़े हो आप लोग एट्थ में ना, ओविडक्ट बोलते हैं इसको। ये रहा यूट्रस, दिस इज ओवरी, ये यूट्रस है, ये ओवरी है, और ओवरी और ये जो पॉइंट है ना, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, ये और ये, इसी को फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जिससे एग ओवरी से यूट्रस तक आएगा, तो भी तो एक जगह चाहिए ना, पास पैसेज चाहिए ना जाने के लिए,
तो फैलोपियन ट्यूब एक तरह का क्या है, एक पाथ है एग के लिए यूट्रस तक जाने का, ओवरी से यूट्रस तक जाने का, ठीक है। तो प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल कॉमा, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे वो क्या काम करते हैं, इसी के एक्चुअली कॉमा में डालो, ब्रैकेट में लिखना, दे हैव hair like cilia, they have hair like cilia, hair like cilia for the movement of for the movement of for the movement of ovum or zygote, for the movement of ovum and zygote। देखो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, यहां देखना एक बार, ये कॉलम जैसे है ना, क्यूबॉइड जैसे नहीं, कॉलम जैसे सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलके टिश्यू बन गए, इसको अपन नाम दिए कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इन सेल्स के ना यहाँ पे टॉप पे ना हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम सीलिया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे ना, फैलोपियन ट्यूब में, इधर देखो ना भाई, ओए क्या कर रहे हैं, ये था फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी के पास जा रहा था, है, तो यहाँ पे आपके हेयर जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ये क्या करेंगे, एग को या जाइगोट को यहां तक भेजने में हेल्प करेंगे। तो ये जो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये उनको खिसकाएंगे आगे, उनको पुश करेंगे एग को या जाइगोट को, ताकि वो आगे जा सके, उनका स्मूथ ट्रांसफर हो सके फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, जा सके मतलब। अरे तो एग को यहाँ आना पड़ेगा ना यूट्रस तक, तब तो अगर वो एग फर्टिलाइज होगा, वो जाइगोट बनेगा, फिर यहाँ बच्चा आएगा, यहाँ वो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, फिर वो बच्चा वेजाइना से बाहर आएगा, हम सब आए, हम अंदर जाएगा यहाँ से, फिर एग यहाँ से आ रहा होगा, तो हम उसको देखें घूमते हुए आया हुआ है, तो वहां जाके उसको फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, तभी अपन यहाँ दोनों लिखे, ओवम भी लिखे, ओवम इज फॉर एग, और अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या बन जाएगा, हो गया ठीक, समझ गए। तो इसलिए उसका यहाँ से यहाँ तक आना जरूरी है, क्योंकि पूरा का उसका जो 8-9 महीने तक पालन पोषण होना है, वो यूट्रस नहीं होना है ना, इसलिए उसको यूट्रस तक आना जरूरी है, ठीक है। चलो समझ गया स्ट्रक्चर, कॉलमनर एपिथेलियम, और देखो कॉमन डाल के कहां प्रेजेंट है, हो गया, इन इंटेस्टाइन्स, इन इंटेस्टाइन ब्रैकेट में लिखना, इंटेस्टाइन में उसका क्या रोल है, यहाँ तो उसका रोल समझ में आ गया ना, कि फैलोपियन ट्यूब में कॉलमनर एपिथेलियल में सीलिया होते हैं जो ओवम और जाइगोट को मूव करवाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में ब्रैकेट में डाल के लिखो, द सेल्स हैव माइक्रोविली, द सेल्स हैव माइक्रोविली cells have microvilli for absorption of nutrients, for absorption of nutrients, absorption of nutrients, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, इंटेस्टाइन तो पता ना सबको,
ये बाहर वाला जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, Yes, sir. और अंदर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लगभग आपका 6-7 मीटर का होता है, पर क्योंकि वो फोल्ड करके पड़ा हुआ है अंदर, इसलिए हमको वहां पे आ गया है, वरना 6-7 मीटर तो अपनी हाइट भी नहीं है ना, हमारी हाइट भी लगभग 2 मीटर होगी मुश्किल से, उससे भी कम होगी, क्योंकि 1 मीटर इतना होता है, 1.5 से 2 मीटर हाइट होगी, है ना। तो ये कॉइल्ड पार्ट को ही ना अपन व्हीली बोल रहे हैं। व्हीली मतलब जो इस ऐसे घूम घूम के, तो ये जैसे घाटी होती है ना, हाँ, sir. तो घाटी में गाड़ी धीरे चलती है ना, और हाईवे प्लेन रोड में गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो घाटी जैसा बना दिए जिसको अपन माइक्रोवेव बोल रहे हैं, जिससे खाना यहाँ पे धीरे धीरे जाएगा आगे, तो टाइम मिलेगा खाने को एब्जॉर्ब होने का, समझ रहे। घाटी में गाड़ी धीरे धीरे जाती है मतलब टाइम ज्यादा लेगी, वैसे ही खाना भी ना इन माइक्रोवेव से धीरे धीरे जाएगा, तो खाने को टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने का, नहीं तो सही, ठीक है। तो तभी तो ये ऐसे बने ना ताकि वो चले जाए। हाँ, एब्जॉर्ब होने का मतलब कि खाना आपके सेल्स में जा रहा है, तो उसके लिए ब्लड में जाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही है वो न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक लेके जाएगा। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड करता है। ऑक्सीजन तो सिर्फ लंग्स तक आके रुक गया है, इस लंग्स से ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? ब्लड। खाना तो पेट इंटेस्टाइन में आके रुक गया है, सेल्स तक कौन लेके जा रहा है? ब्लड। तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में देते हैं, ब्लड लेके जाएगा सेल्स तक वो न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए, तो इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड रह गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको पॉटी बना के बाहर भेज देगा, ठीक है, एनस के थ्रू। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉलमनर एपिथेलियम। जो 2 जगह लिखे ना, उनका उसमें काम क्या है? एक जगह वो सीलिया की तरह काम कर रहे हैं और ओवम या जाइगोट को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी जगह वो इंटेस्टाइन्स में माइक्रोविली की तरह काम कर रहे हैं और खाने को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना उनका क्या काम है वहां पे, ठीक है। ये हो गया कॉलमनर। तो ये हो गए आपके 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगेन देखो, हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। सिंगल लेयर वाले को सिंपल बोले, मल्टीपल लेयर वाले को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोले, ठीक है। अब सिंपल वाले 3 टाइप के थे, डिपेंडिंग अपॉन उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है। फ्लैट वाले स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स वाले की। तो अगला सेकंड हैंड डालना, क्या नाम नंबर दिए थे उसको? रोमन नंबर दिए थे ना, देखो इसको रोमन 1 दिए थे, इसको रोमन 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला देखो, सेकंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। वहां यूनिलेमिनार लिखे थे ना, यहाँ मल्टीलेमिनार लिखेंगे, समझ रहे हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो इसमें हाइफन डाल के, these are multilaminar, these are multilaminar, that is cells are arranged in many layers. Multilaminar, that is cells are arranged in multiple layers, एक से ज्यादा, मल्टीपल लेयर, हो गया। अब ये भी 2 टाइप के, जैसे वो 3 टाइप के थे सिंपल वाले, ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट लिखेंगे, these are further divided into 2 types, these are further divided into 2 types, these are further divided into 2 types. फर्स्ट लिखेंगे स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसमें लिखना हाइफन डाल के, इट फॉर्म्स एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्किन में होती है ना, मैंने बताया ना हमारी स्किन में 3 लेयर्स हैं, तो यहाँ सारे आपके कंपाउंड वाले ही एपिथेलियल टिश्यू होंगे। तो स्ट्रैटिफाइड कहाँ पे है? इट फॉर्म्स एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ
skin, epidermis of skin, comma in tongue, in tongue, हमारी टंग भी मोटी होती है ना थोड़ी सी, तो एक लेयर तो है नहीं, मल्टीपल लेयर होगी, इन टंग, comma esophagus, etc. हाँ, इसोफेगस भी मोटा होना जरूरी है ना, वरना ऐसा ना हो कि वो फट जाए पाइप, समझ रहे? इसोफेगस एक्सेट्रा, ये इसका लोकेशन हो गया, ठीक है। का फंक्शन देखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर। अगर ऐसा था हम जल्दी जल्दी खाना खाते थे, हम अपना होठ चबा लेते हैं, जीभ चबा लेते हैं, हुआ कभी ऐसा? तो वो अल्टीमेटली हमारे टंग के अंदर के लेयर को बचाता है हमारा ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर सारे खड़े भी ऊपर नीचे का टंग में है ऊपर नीचे, नहीं नहीं, पूरी टंग इससे नहीं बनी, वो तो मसल से बनी है ना टंग, तो टंग इज अ मस्कुलर पार्ट, बट इसके ऊपर जो लेयर है ना वो 2-3 लेयर आपकी स्ट्रैटिफाइड की, ठीक है। हाँ, तो वियर एंड टियर, कॉमा एंट्री ऑफ जर्म्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टियर, कॉमा एंट्री ऑफ जर्म्स, स्किन में रह के क्या कर रहा है वो, जर्म की एंट्री रोक रहा है ना, वरना ऐसे स्किन से जर्म्स अंदर चले जाते हैं अगर स्क्वैमस एपिथेलियल होता तो पतला सा लेयर, ठीक है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। पसीना आता है, और अगर सिंगल लेयर होती ना तो पसीना और आता, तो बहता रहता है पसीना, फिर गिरता है, वाटरफॉल बन जाता है, समझ रहे? ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड। सेकेंड लिखना, इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप कंपाउंड का ही, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हाइफन डाल के लिखो, फाउंड इन ureter and urinary bladder, found in ureter, ureter वो जो किडनी से पाइप निकल रहा था और पाइप जहां जा रहा था, and urinary bladder, फंक्शन में helps in dilation, TILATION, helps in dilation of urinary bladder to store urine, helps in dilation of urinary bladder to help to store urine, to store urine, to store urine. डायलेशन का मतलब बड़ा होना, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेचेबल है, जब वो फुल हो जाएगा तब आपको यूरिन आने का एहसास होगा ना, यहाँ जाना है, ठीक है। तो जब तक आपका ये ब्लैडर फुल नहीं होगा तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आई वांट टू यूरिनेट, ठीक है। ये स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि ब्लैडर है ना जैसे फुग्गा जैसे, समझ रहे हैं, पानी भरते हो तो फुग्गा स्ट्रेच हो जाएगा जस्ट लाइक ब्लैडर, ठीक है। तो यही अपन लिखे, तो ये वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है ना ये आपके ब्लैडर को बड़ा होता है, यानी कि स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई नीचे एक लाइन लिखना, दैट इज व्हाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम आर मोर स्ट्रेचेबल, मोर स्ट्रेचेबल।
हो गया। लास्ट एक पॉइंट इतना नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। ये हो गया ना, इसके सारे टाइप खत्म। एपिथेलियल टिश्यू के पांचों टाइप अपन पढ़ लिए हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल। ठीक है, ये पांच। सर तो आपने एग्जांपल दिए बोलो सर, जो यूरिक एसिड करता है वो स्ट्रांग होता है। हाँ, स्ट्रेचेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी। तो अगर जो फट जाए तो क्या होगा? नहीं फटेगा वो। रिलीफ देखो, हर पार्ट्स में ना ओपनिंग स्पिंस्टर्स होते हैं। अगर ब्लैडर फुल हो गया और आप नहीं जा रहे हो तो वो ओपनिंग खुल जाएगी। स्पिंस्टर अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है, और यूरिन बाहर आ जाएगा। मतलब वो फटेगा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं जा रहे हो, बैठे हो तो वो फट गया। ऐसा अगर ऐसा हुआ तो फिर तो फटेगा ना यूरिन ब्लैडर। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक यूरिन को रोक के रखते हैं, ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो वो स्पिंस्टर मतलब होता है ओपनिंग। हर हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं ना, सब में स्पिंस्टर होता है, ओपनिंग जो बंद करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया है ना, और स्टमक में खाना गया, तो स्टमक से तुरंत वो इंटेस्टाइन में नहीं चला जाता, वहां वो कुछ घंटों के लिए रहता है खाना आपके स्टमक में। तो स्टमक के एंड में एक स्पिंस्टर होगा जो उसको बंद करके रखेगा स्टमक को। आफ्टर 2 to 3 आवर्स वो स्पिंस्टर अपने आप ओपन हो जाएगा और खाना स्टमक से जाके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और अगर मैं खड़ा हूं तो पूरा खाना सीधा इंटेस्टाइन में चला जाना चाहिए, राइट, ऐसे ही बिना डाइजेस्ट हुए, पर ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गन में आपका खाना कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है। चलो नोट करके क्लास पॉइंट लिखना, नोट। columnar epithelium is modified into columnar epithelium। ऊपर अपन पढ़े ना columnar epithelium, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल epithelium ना। तो columnar epithelium is modified into columnar epithelium is modified into glandular glandular columnar epithelium, glandular columnar epithelial tissue in some parts of the body, in some parts of the body, in some parts of the body. First one, their main function is to secrete, their main function is to secrete, their main function is to secrete। जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट सेक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करता है, ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करते हैं। तो वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम ही होता है वो भी, बट वो ग्लैंडुलर नाम दे दिया क्योंकि वो ग्लैंड है उस समय। ग्लैंड का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विल सेक्रीट समथिंग, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करते हैं, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, ऑयल ग्लैंड। हमारी स्किन में कभी कभार ऑयलीनेस आ जाती है ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई ग्लैंड है जो ऑयल सेक्रीट करता है, जिससे हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है, ऑयली, ठीक है ना। कुछ की स्किन ऑयली होती है, कुछ की स्किन ड्राई होती है, तो उनमें वो ड्राई स्किन वालों में वो कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे एब्सेंट होगा जो ऑयल सेक्रीट करता है बॉडी में, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम इज मॉडिफाइड इनटू ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। देयर मेन फंक्शन इज टू सेक्रीट materials like mucus, 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 सॉरी ज्यादा एक ज्यादा हो, mucus, mucus ब्रैकेट में लेना, इन स्टमक, स्टमक में म्यूकस सेक्रीट होता है, कॉमा, स्वेट ब्रैकेट में स्वेट ग्लैंड्स लिख लेना, एंड ऑयल, सलाइवा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करेंगे। क्लियर है? यस। ठीक है।
तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एपिथेलियन हमने आज पढ़ लिया पूरा, नेक्स्ट क्लास में मस्कुलर पढ़ेंगे, ठीक है। मस्कुलर और नर्वस एक साथ पढ़ लेंगे, मस्कुलर छोटा है, नर्वस पार्ट भी छोटा है, तो एक साथ पढ़ लेंगे। और तीसरी क्लास में अपन कनेक्टिव पढ़ेंगे, कनेक्टिव थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir.